वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन 2022 को। इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने जो पिछले साल की एलटी कमीशन की प्लेलिस्ट थी उसे चेक नहीं किया है तो आप उसे भी चेक करेंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ में ही अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो, उनका भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार से है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कुसूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर बताना है जो ये पंक्ति दी गई है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है सोरठा, दोहा, रोला या हरिगीति का। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जो ये पंक्ति है ये दोहा छंद में प्रयुक्त की गई है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ये पंक्ति है किसकी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पर जो हरिगीति का छंद है, ये हरिगीति का छंद से संबंधित कौन सा कबीरा है उसके बारे में अगर आपको पता ना हो तो बता देता हूँ। जो मैथिली शरण गुप्त थे, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, वो हरिगीति का छंद के बादशाह माने जाते थे। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु जी की, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 22। इसमें पूछा गया है सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे? विकल्प में है विष्णु स्वामी, आचार्य वल्लभ, राघवानंद या रामानुजाचार्य। तो सही जवाब यहाँ पर 22 का राघवानंद हो जाएंगे। जो राघवानंद थे इनकी ये रचना मानी जाती है सिद्धांत पंचमात्रा। बाकी जो बल्लवाचार्य थे इनके द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। जो पुष्टि मार्ग था इसी से संबंधित माना जाता है आपका अष्टछाप। अष्टछाप में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं उनके नाम आप अवश्य बताइएगा। आगे हम जाते हैं विकल्प डी की ओर। तो जो रामानुजाचार्य थे इनके द्वारा श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और परीक्षा में इसे पूछा जाता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23। इसमें पूछा गया है अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में। कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में प्रयुक्त किया गया है? विकल्प में होंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुयुक्ति या अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर जो 23 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, अनुयुक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? तो यहाँ पर जो विकल्प में होंगे अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या अंतराल। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर झूठा सच। जो झूठा सच उपन्यास है यह पहले तो आपको याद रखना है किसका ये उपन्यास हो जाएगा, यशपाल जी का उपन्यास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आपको याद रखना है ये देश विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है और इसका जो रचना काल है 1958 के आसपास माना जाता है। इसका भी आपने अवश्य ध्यान रखना है। और जो अपने अपने अजनबी है इस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम आपने बताना है मुझे, इसका क्या उत्तर होगा। अगला प्रश्न 25। इसमें पूछा गया है सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? विकल्प में है मौर्य विजय, अन्नाथ, दुर्बादल या आद्रा। तो यहाँ पर जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा मौर्य विजय इनका प्रथम काव्य हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त का। आपके लिए यहाँ से एक और प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है ये किस काल से संबंधित रहे हैं। 25 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 26। इसमें पूछा गया है मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, कथन किसका होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त। तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति हो जाएगी। अगर आपने द्विवेदी जी को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको अवश्य याद होगा कि जो द्विवेदी जी थे ये खड़ी बोली पर अधिक महत्व देते थे। इसके पश्चात ये सीधे सीधे
किसी भी चीज़ को सीधे सीधे लिखने के लिए कवियों को प्रोत्साहित करते थे, ना कि टेढ़ा टेढ़ा या कुछ अलग अलग बात लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। ये कहते थे कि जो भी लिखना है सीधे सीधे लिखिए, ठीक है। तो ये पंक्ति हो जाएगी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके पश्चात जो द्विवेदी युग है इन्हीं के नाम से पड़ा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण द्विवेदी युग का नाम पड़ा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। ये पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। और जो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है खड़ी बोली को विकसित और मानकीकरण करने का। इसके पश्चात इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका का भी संपादक संभाला गया था। और कब से कब तक संभाला गया था? 1903 से लेकर 1918 तक। इसको भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से ये छोड़ दूंगा, आपने बताना है कि जो प्रथम बार सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया था, वो वर्ष आपने बताना है। ये बता देता हूँ, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया था, पर आपको ये तिथि बतानी है, ये तिथि कब की होगी। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो सबसे मान्यता प्राप्त इतिहास ग्रंथ है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला। उपन्यास को जो संसारी वार्ता किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला भगवान दीन, श्रीनिवास दास या राधा कृष्ण दास? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा श्रीनिवास दास के द्वारा उपन्यास को संसारी वार्ता कहा गया है। अगला प्रश्न है 28, संस्कृत वृत्तों में लिखा गया काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प में होंगे प्रिय प्रवास, विष्णुप्रिया, जय भारत या आत्मोत्सर्ग। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये संस्कृत वृत्तों पे लिखा गया है, अर्थात संस्कृत वृत्त से अभिप्राय यहाँ पर है। इन्होंने जो इसमें जो पंक्तियाँ डाली हैं अधिकतर ये संस्कृत निष्ठ हिंदी है, ठीक है, संस्कृत निष्ठ हिंदी कह सकते हैं हम इसमें। संस्कृत की इसमें प्रधानता है। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो बता देता हूँ, प्रिय प्रवास रचना हो जाएगी हरिऔध जी की। और इसका जो प्रकाशन वर्ष कब का है? 1914 के आसपास ही इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य किसका है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो इतिहास दोबारा लिखो क्या है, यह गीति काव्य हो जाएगा। और किसका होगा ये गीति काव्य? रविंद्र भ्रमर, रामनाथ अवस्थी, नचिकेता या रमेश रंजक? तो 30 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, रमेश रंजक का हो जाएगा इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य। अगला प्रश्न है 31, इसमें पूछा गया है आपसे, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम हो। धूमिल की इन पंक्तियों में लोहार का क्या तात्पर्य है, लोहार का क्या प्रतीक है? शोषक, शोषित, शोषण की पीड़ा या निर्माता? तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा शोषित, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम हो। धूमिल की इन पंक्तियों में लोहार का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो लोहार होगा ये शोषित नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाता है, शोषक हो जाएगा लोहार। लोहार शोषक हो जाएगा और जो घोड़ा होगा यहाँ पर तो ये शोषित हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो लोहार है एक तरह से शोषक वर्ग की तरह है और जो घोड़ा है वो शोषित है। जैसे घोड़े का शोषण होता है ना, उसी से ये तात्पर्य है। यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। उसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो ये पंक्ति किसकी है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम हो। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ धूमिल जी की हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 32, बंदर सभा किस शैली में लिखा गया काव्य है? विकल्प में होंगे स्यापा, प्यार, पेराडी या गाली। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पेराडी। तो जो पेराडी है ये शैली बंदर सभा काव्य में प्रयुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है। अभी हमने पीछे इसकी डिस्कस की थी, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी इसकी विशेषता नहीं होगी।
संस्कृत के वर्णवृत्त प्रयोग किए गए हैं, कोमलकांत पदावली प्रयोग में की गई है, खंड काव्य है या भाव व्यंजनात्मक काव्य है। तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा सी। जो प्रिय प्रवास है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पूर्णतः गलत हो जाएगा कि ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य हो जाएगा, खंड काव्य नहीं। बाकी जो संस्कृत के वर्णवृत्त इसमें मिलते हैं बिल्कुल सही, हमने पीछे डिस्कस किया था। कोमलकांत पदावली इसमें है, ये भी सही हो जाएगा, और भाव व्यंजना इसमें मिलती है तो ये भी सही हो जाएगा। यह महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34 इसमें पूछा गया है, धरती हिलकर, यहाँ होगा धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प में है शंकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनाथ कोविंद या हरिऔध। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी मैथिली शरण गुप्त। ये पंक्तियाँ हो जाएंगी मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी मैथिली शरण गुप्त। यहाँ से आपको याद रखना है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की ही होंगी। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला और आज का प्रश्न अंतिम है ये, हरिऔधकृत प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये प्रिय प्रवास है किसकी रचना है? हरिऔध की होगी। तो इसमें पूछा गया है सर्ग कितने हैं? विकल्प 17, 15, 18 या 21। तो जो हरिऔधकृत प्रिय प्रवास है इसमें 17 सर्गों का प्रयोग किया गया है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने अधिकतर प्रश्न थे प्रिय प्रवास से डिस्कस किए संबंधित जितने भी थे ना ये। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको प्रिय प्रवास से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे अवश्य ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, अगर कोई भी इसे इंटरेस्टेड है तो आप वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। तो ये है नंबर व्हाट्सएप, आप अवश्य करना अगर इंटरेस्टेड हो तो। बाकी ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रदान कर दूँगा। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।